नमस्कार किसान भाइयों। आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे हैं और देखते रहेंगे और साथ ही साथ में सभी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, निमेटोड वगैरह के भी वीडियो देखे हैं, उसमें बहुत सारी कमेंट भी की है। तो किसान भाइयों, आज अभी रबी का सीजन शुरू हो रहा है, पूरा अभी सीजन बाकी है। तो वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहीं ना कहीं मिस हो रही थी और कई किसान भाइयों ने हमको ये सजेशन भी दिया था। तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ और वो बात है जिंक की। वो जिंक का हमारे दूसरे एक एग्री डॉक्टर साहब ने भी वीडियो बनाया है कि आपको कौन से फॉर्म में डालना चाहिए, जिंक ऑक्साइड है, जिंक चिलेटेड है वगैरह वगैरह। वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, वो भी आपने ना देखा हो तो देख लेना। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि जिंक का जो इम्पोर्टेंस है कुछ स्पेसिफिक फसलों में बहुत ज्यादा है, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जुआरी है। ऐसी फसलों को हम बोलते हैं ग्रेन क्रॉप। तो ग्रेन क्रॉप जो होती है उसमें जिंक का इम्पोर्टेंस बहुत है और हम मिस कर जाते हैं। कहीं डालने में, कहीं समय में चूक हो जाती है, कहीं क्वांटिटी में, कहीं इम्पोर्टेंस ना दे के चूक हो जाती है। तो उससे क्या क्या आपको लॉस जाएगा, जिंक डालने से क्या क्या फायदा होगा और उसके साथ में कितना जिंक डालना चाहिए, कौन सी फसल में, कौन से स्टेज में, वो पूरा ब्यौरा अगले 10-15 मिनट में देने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप एंड तक बैठे रहिए, एंड तक देखते रहिए। उसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे अभी दबा दीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको पता चले। और लाइक तो जरूर करना और कमेंट मस्ट एंड शुड डालना है। इस वीडियो में आपको 100, 150, 50, 100, 200 जितनी भी है आपको कमेंट डालनी है। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। पहली बात, जिंक। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जो कि इम्पोर्टेंस ऐसे बढ़ी उसकी कि हमारे बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं जो अभी रिटायर भी हो चुके हैं। तो डॉक्टर वाईएल ने उन्होंने फर्स्ट टाइम जिंक का जिक्र किया धान की फसल में। उनको पता चल नहीं रहा था कि ये कौन सी डिसीज है, कौन सी डिसीज है। उन्होंने फंगस, वायरस, बैक्टीरिया सब आइसोलेट करने का ट्राई किया, नहीं मिला। तब पता चला कि ये तो जिंक की डेफिशिएंसी है। तभी पहली बार पता चला कि धान्य वर्ग की फसल में, जिसमें से आपको शक्ति मिलती है, जैसे धान है मतलब राइस है, गेहूं है, बाजरा है वगैरह फसल, धान्य फसल वगैरह, उसमें जिंक का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा, धीरे धीरे करके जहां पे धान के बाद धान हो रहा है, या तो धान के बाद गेहूं हो रहा है, या तो पहले धान किया फिर गेहूं किया फिर दूसरी फसल धान्य वर्ग की आ रही है, मतलब आपका जो क्रॉप रोटेशन साइकिल है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, क्रॉप रोटेशन अलग अलग फैमिली में करना चाहिए रोग और कीट को मारने के लिए। तो यहाँ पे जो पोषक तत्व है उसके लिए भी क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। हमारा साइकिल कैसा रहता है, आपने धान किया मानसून में, खरीफ में, उसके बाद में आपने गेहूं किया, गेहूं के बाद आपने मक्का किया। तो फसल चक्र जो है वो पूरा का पूरा धान्य वर्ग पे ही निर्भर रहता है। तो आपकी जमीन में से एक ही लेयर में से एक ही तरह के न्यूट्रिएंट जाते हैं, इसलिए किसी फसल को थोड़ा ज्यादा चाहिए, किसी फसल को थोड़ा कम चाहिए, लेकिन चाहिए वो मिलता नहीं है। इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे 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 बढ़ा, क्योंकि जमीन में से कम हुआ और इसी फसलों को ज्यादा चाहिए। अभी इसका प्रॉब्लम क्या हुआ किसान भाइयों, कई बार किसान हमको कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन में ऐसा बताते हैं कि यार मैंने इंडिया की या तो मेरे राज्य की या तो मेरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आने वाली वेराइटी की बिजाई की थी, फिर भी प्रोडक्शन नहीं आया। ना तो कोई रोग था, ना तो कोई पानी का प्रॉब्लम था, ना कुछ प्रॉब्लम था, तो कम प्रोडक्शन क्यों आया? कई किसान भाई बोलते हैं कि यार मेरे खेत में कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन प्रोडक्शन कम आया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका कभी आपको जवाब नहीं मिलता। तो मैं कुछ इसमें आर्ग्यूमेंट करूंगा, कुछ डेटा बताऊंगा, कुछ साइंटिफिक और कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगा। तो पहली बात यह है कि जिंक करता क्या है, आपका प्रोडक्शन क्यों लो आता है, रोग कीट रोग ना आने के बावजूद भी फसल ऐसी क्यों लगती है कि जैसे उसमें अभी कुछ मिलेगा नहीं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि फसल देखने में तो बहुत बढ़िया होती है फिर भी उत्पादन लो आता है। तो ये सबकी वजह है, सबकी वजह के पीछे एक पोषक तत्व जो है वो जिंक है। जिंक अकेला नहीं है, नो डाउट, लेकिन जिंक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कैसे? तो पहली बात, जिंक का कोई भी फसल में काम क्या है? तो पहले नंबर का काम है ऑक्सिन्स नाम का हार्मोन्स बनाना।
ऑक्सिन्स नाम का जो हार्मोन्स होता है वो जिंक के कारण बनता है और वो ऑक्सिन्स फ्लावरिंग लाता है। अभी आप सीधा हिसाब मान लीजिए कि आपकी फसल में, आपकी जमीन में जिंक की कमी है तो ऑक्सिन कम बनेगा। ऑक्सिन कम बनेगा तय है कि आपके जो बाली है वो बाली छोटी रह जाएगी। सिंपल है, इसकी वजह से आता है। फसल तो बहुत अच्छी थी, ग्रोथ, वृद्धि, विकास बहुत अच्छा था। आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डाला था, कैल्शियम डाला था, लेकिन जिंक नहीं डाला था, तो आपकी बाली छोटी आएगी। तो एक ये वजह है। दूसरा ये है कि कुदरती कारणों में एक कारण ऐसा है कि मानो कि आपकी जमीन में जिंक की कमतरता है, कमी है, डेफिशिएंट है। मतलब आपने लैब टेस्ट करवाया, कम है, या तो आपने लैब टेस्ट करवाया ना, आपको पता भी नहीं है लेकिन कम है। नॉर्मल सिचुएशन में सब कुछ सही होगा, लेकिन जब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पानी की कमी पड़ गई, मानो कि आप एक पानी चूक गए या तो आपने एक पानी लेट दिया, अगर वहां पे जिंक कमी है तो आपके जड़ों का विकास नहीं होगा। कि अगेन जड़ों का विकास करने के लिए जो भी हार्मोन चाहिए वो जिंक से ही बनता है। जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ें बढ़ेगी नहीं, तो वो जो पानी का स्ट्रेस आया है, मतलब आपने पानी नहीं दिया ऐसा नहीं, आपने 10 दिन के बाद तो दे दिया, लेकिन वो जो 10 दिन थे अगर जड़ें लंबी होती तो यहां से यहां तक पानी सोखने में उसको मदद होता है नॉर्मली, लेकिन यहां से यहां नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे जाके भी जड़ें पानी ले सकती थी, लेकिन वो स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि जिंक की कमी थी, आपको पता ही नहीं था। तो यहां पे टिलरिंग कम आएगा, फिर अगेन फ्लावरिंग कम आएगा और आपका उत्पादन कम आएगा। तो दूसरा काम है जिंक का, जड़ों को बढ़ाना और स्ट्रेस के सामने उसको रक्षित करना। ये दूसरा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसकी रक्षा के लिए जिंक होता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट, बहुत सारे काम है लेकिन एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूं कि जिंक का तीसरा सबसे बड़ा रोल क्या है। जिंक का सबसे बड़ा रोल है, जो मैं आज बात कर रहा हूं, कि ग्रामीणी फैमिली का मतलब होता है जहां से धान्य वर्ग उत्पन्न होता है। धान्य वर्ग का पहला होता है धान, दूसरा होता है गेहूं, तीसरा होता है मक्का, चौथा होता है ज्वारी, पांचवा होता है बाजरा। ये 5 मेन मुख्य धान्य फसल है। ये धान्य फसलों में क्या होता है? ये धान्य फसलों में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जो खाने से हमको शक्ति मिलती है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जिससे ग्लूकोज बनता है, उससे हमको शक्ति मिलती है। ये जो फसल है उसमें ज्यादातर करके प्रोटीन, तेल वगैरह नहीं होता, उसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ही होता है। इसलिए हम राइस के साथ दाल खाते हैं, प्रोटीन, बराबर। तो राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बाजरा, ज्वारी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट को बनने के लिए भी जिंक ही आवश्यक है। अगर जिंक कमी है तो कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा। आपने सब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह का डोज पूरा कर दिया है, जिंक की कमी आती है तो वजन भी कम आएगा। पहले जड़ें कम होगी, फिर बाद में फ्लावरिंग कम होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट भी कम बनेगा। कम बना मतलब गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा, मक्के का दाना छोटा रह जाएगा। जहां पे मक्के का वजन आपको 35 क्विंटल आना चाहिए प्रति एकड़, वो 30 क्विंटल आके रुक जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हुआ। ना रोग था, ना कीट था, पानी सरीखा दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन जिंक नहीं दिया था। तो जिंक का इंपॉर्टेंस ये है। इसके कई सारे फायदे हैं। आप गूगल, चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, या तो हमें क्वेश्चन डाल के भी पूछ सकते हो, बराबर, हम जवाब देंगे। लेकिन ये 3 मुख्य थे ग्रेन, धान्य वर्ग की फसल के लिए, इसलिए मैंने 3 को बताया। अभी इससे आगे बढ़ते हैं कि कितना डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है कि जब आप जमीन में डालते हो तब उसका मूवमेंट ज्यादा होता नहीं। मतलब जहां पे जड़ें हैं वहां पे पड़ा है तो वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। जमीन में तो वो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जब आप जमीन में डालते हो, पौधे की जड़ें उसको लेती है, बराबर, तो वो पौधे में जाके वहां जाके भी मूवमेंट नहीं करता है। उसका मतलब क्या हुआ कि नीचे के पत्ते में है, जब पहले डाला था या तो पहले जमीन में था, वो उठा लिया, नीचे के पत्ते में है, बराबर, और अभी पत्ता बढ़ रहा है, पौधा बढ़ रहा है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, बराबर, तो नए पत्तों में डेफिशिएंसी आएगी। मतलब वो मूवमेंट ना तो जमीन में करता है ना तो पौधे में करता है। ये मैं इतना डिटेलिंग में क्यों बता रहा हूं कि आपको कब डालना है उसका आंसर अभी आएगा, उसका जवाब अभी आएगा कि आपको 2 से 3 बार डालना है। लोग 1-2 बार डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 2 से 3 बार डालना है। कैसे डालना है मैं आपको बताता हूं।
पहले तो आप बेसल डोज में डाल ही दो। जैसे कि गेहूं जैसी फसल है जो 3-4 महीने में खत्म होती है, उसमें आपने 5 किलो जिंक सल्फेट डाला तो चलेगा। और अगर आपके पास वो नहीं है, जिंक चिलेटेड डालना चाहते हो, तो जिंक चिलेटेड जो है वो 1 किलो डाल दिया तो चलेगा। मतलब आपने जब डाल दिया वो काम करेगा कब तक? टिलरिंग तक। अभी टिलरिंग के समय पे आपको 1 डोज ऊपर से स्प्रे में देना है चिलेटेड जिंक का, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। वो भी मैं मानता हूं ज्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि 1500 रुपये किलो की आइटम है, आपको 15 ग्राम प्रति पंप डालनी है। अभी 1500 रुपये किलो है बराबर, तो कितना 1.5 रुपये का 1 ग्राम हुआ। आपको 10 से 15 ग्राम डालनी है तो 22-25 रुपये में होगी, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। और तीसरा, फ्लावरिंग के आसपास करना है। अगर आपने ये 3 डोज कंप्लीट कर लिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी जड़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फ्लावरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और तीसरा, जो गेहूं का दाना बढ़ता है या तो धान का दाना बढ़ता है, वो 101% भरेगा। तो आपका प्रोडक्शन गेहूं का मानो कि 25 क्विंटल प्रति एकड़ आना है तो 30 क्विंटल प्रति एकड़ आएगा, 5 क्विंटल बढ़ सकता है। मक्का अगर 35 क्विंटल आना है तो 40 क्विंटल आएगा। तो ऐसे करके 4 से 5 क्विंटल का प्रोडक्शन केवल ये जिंक के डोज से बढ़ा सकते हो। इंपोर्टेंस मैंने बताया है, क्यों लॉस हो जाए आगे बताया है। अगर आधे से वीडियो देखा है तो आधे से कट करो, आगे चले जाओ, आगे पहले देख लो, क्योंकि एक एक सीरीज है। मतलब आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सभी समझना है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं। मैं ऐसा बाहर देके जबरदस्ती मतलब कर रहा हूं, ऐसा भी किसी को फीलिंग आएगा, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसान भाइयों, जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है, सभी कंपनियां बोलती है, सभी फील्ड ऑफिसर बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि जिंक डालना चाहिए। फिर भी मैं भी बोले जा रहा हूं, लेकिन सभी कहाँ बोलते हैं और आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हो? आप केला में बोलोगे जिंक डालना है, आप डाल दोगे, हाँ वहां इंपॉर्टेंस है, हाँ यस वो भी कार्बोहाइड्रेट पैदा करता है, केले में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन देता है आपको 1 लाख प्रति एकड़, 2 लाख, 3 लाख प्रति एकड़ प्रोडक्शन देता है। आप आंखें बंद करके डाल दोगे। आपको बहुत पहले से समझाया गया है कि भाई धान है, कोई भी एरिया में धान है तो जिंक डालना है, नहीं तो खेरा डिसीज आएगा, तो आप धान में भी डाल दोगे। लेकिन आप गेहूं में डालते हो? नहीं। आप बाजरा में डालते हो? नहीं। आप जुआरी में डालते हो? नहीं। आप मक्के में डालते हो? नहीं। अगर आप नहीं डालते तो डालो, और डालते हो तो मैंने जो डोज बताया कि बेसल के अंदर सीजनल क्रॉप है 3 से 4 महीने वाली, उसमें आपको 5 किलो बेसल में डालना अति आवश्यक है। 10 किलो डालो तो और भी अच्छा है। दूसरी बात, उसको एक टिलरिंग के टाइम पे स्प्रे करना है और एक फ्लावरिंग के टाइम पे करना है, चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना है। डॉक्टर ने हमारे और एक वीडियो बनाया है कि आपको ऑक्साइड फॉर्म इंपॉर्टेंट है या चिलेटेड फॉर्म, वो भी वीडियो देख लेना, उसी से आप डिसीजन ले सकते हो। जिंक का इंपॉर्टेंस और जिंक कब कैसे डालना चाहिए, उसके साथ ही साथ में मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जिंक जब जमीन में डालोगे तो जिंक सल्फेट अगर डालते हो और आपकी जमीन में सलिनिटी बहुत ज्यादा है, सलाइन सॉइल है, आपकी अल्कलाइन सॉइल है, जमीन का पीएच मान बहुत ज्यादा है, या तो जमीन का टीडीएस ईसी बहुत ज्यादा है। पिछले वीडियो में हमने पहले बताया है कि जमीन का पीएच मान वगैरह कैसा कैसा होना चाहिए। फिर भी एक बार रिपीट करता हूं, जमीन का पीएच 8, 8.5 से ऊपर है और जमीन का टीडीएस मतलब 1000-1500 से भी ज्यादा है, तो ये जमीन प्रॉब्लमेटिक सलाइन अल्कलाइन सॉइल बोला जाता है। वहां पे अगर आपने जिंक सल्फेट डाला और नहीं डाला, वो सब सेम है। इसलिए आप जब जमीन में जिंक डालोगे तो नीम की खली है, सरसों की खली है, उसके साथ डालो तो आप डाल सकते हो। डीएपी के साथ डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ अगेन जिंक सल्फेट नहीं डालना है। मेरा वो भी वीडियो है, अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप वो भी वीडियो में देख सकते हो। तो किसान भाइयों, ये जिंक का इंपॉर्टेंस, जिंक क्यों ग्रामीणी फैमिली में, धन्यवर की फैमिली में डालना चाहिए वो, और उसके ना डालने से क्या प्रॉब्लम होता है वो, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, मैंने पूरा ब्यौरा दिया। अगर आपको ये सही लगा हो तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए। और लास्ट में, अगर आपने अभी भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर दे दीजिए। कम से कम इतना कमेंट दे दीजिए कि अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है, तो हम धन्यवाद करेंगे, आभारी रहेंगे आपका। थैंक यू वेरी मच।